प्रिय प्रशिक्षुओं नमस्कार। आज हम DELED 2019 के द्वितीय सेमेस्टर में विषय हिंदी के प्रकरण गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा में वैसे भी शुद्ध उच्चारण का विशेष महत्व है, क्योंकि जो हिंदी भाषा है वह एक ध्वन्यात्मक भाषा है, अर्थात वह जैसे बोली जाती है वैसी ही सुनी जाती है और सुने हुए रूप को ही लिखा जाता है। इसलिए जब शुद्ध बोला जाएगा तभी शुद्ध लिखा जा सकता है, चाहे वो गद्य की विधा हो या पद्य की विधा हो। तो गद्य एवं पद्य में ध्यान देने योग्य जो बातें होती हैं उनको देख लेते हैं हम। उच्चारित ध्वनियों के मौखिक रूप को अक्षर तथा लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा के व्यवहार में शुद्ध उच्चारण उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। जैसा कि हिंदी की प्रकृति है, जैसा बोला जाता है वैसा ही सुना जाता है एवं जैसा सुना जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है एक शिक्षक के लिए कि उसका भी उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी उच्चारण दोनों ही सही होना चाहिए, क्योंकि छात्र जैसा सुनते हैं वैसा ही वो लिखते भी हैं। तो हिंदी में भी उच्चारण संबंधी त्रुटियां होती हैं जो लेखन को प्रभावित करती हैं। अतः शिक्षक या प्रशिक्षुओं को पढ़ाते या लिखाते समय बोले गए वर्णों एवं शब्दों का उच्चारण शुद्ध रूप में करना चाहिए। तभी छात्रों की लेखन एवं पठन संबंधी अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। तो यह एक शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वह पहले स्वयं अपनी कमियों को दूर करे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने गुरु का ही अनुकरण करते हैं। तो उच्चारण में जिन कारणों से अशुद्धियाँ होती हैं उनको यहाँ पर संक्षेप में बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वह कौन से कारण हैं जो शुद्ध उच्चारण एवं लेखन को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से पहला पॉइंट है ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। तो प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है और ध्वनि व्यवस्था भी होती है। तो हमारी जो वर्णमाला है उसकी अपनी एक विशेष व्यवस्था है। इसमें पहले स्वर आते हैं और इसके बाद व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है ध्वनियों एवं उच्चारण स्थानों का अपूर्ण ज्ञान। तो हमारी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, अक्षर हैं, और प्रत्येक वर्ण का अपना बराबर महत्व है। किसी भी वर्ण का कम ज़्यादा महत्व नहीं है, इसलिए ध्वनियों की विशेष जानकारी होनी चाहिए। ध्वनियों का सही रूप में ज्ञान होना चाहिए। और जो उच्चारण अवयव होते हैं, उच्चारण अवयव अर्थात वह स्थान जिस जगह से अनेक वर्णों का उच्चारण किया जाता है या वर्णों के या ध्वनियों के उच्चारण स्थान, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, यानी कौन सी ध्वनि वाग यंत्र में किस जगह से निकलती है और वह किस रूप में निकलती है, इनका अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं दंत्यसा, तालव्यसा एवं मूर्धन्यसा। तो इन तीनों ध्वनियों में काफ़ी लोग अंतर नहीं कर पाते कि इनका उच्चारण कैसे होना चाहिए। जैसे हमें शासन लिखना है, शासन, तो इसमें पहला अक्षर तालव्य होगा और दूसरा दंत्य होगा।
तो इस प्रकार से ये तीनों सा हो गए, वा और वा हो गया। तो ऐसे ही कुछ मिलती जुलती ध्वनियाँ हैं, जैसे री और रा में अंतर ना कर पाना। तो ध्वनियों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा लेखन एवं उच्चारण अशुद्ध हो जाया करता है। दूसरा पॉइंट है उच्चारण तत्वों के ज्ञान का अभाव। जब छात्रों को उच्चारण तत्वों के ज्ञान नहीं रहता है तो वे गलतियां करते हैं। उच्चारण तत्वों से तात्पर्य है ध्वनि व्यवस्था, लय, स्वराघात, गति, विराम। चाहे हम गद्य पढ़े या लिख रहे हों या पद्य पढ़े या लिख रहे हों, तो पद्यों को भी पढ़ते समय किस जगह हमें विराम लेना है, किस शब्द पर, किस वर्ण पर बलाघात करना है या स्वराघात करना है, किस जगह पर कितना रुकना है, कितनी गति में पढ़ना है, इन सभी तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा जो काव्य पढ़ने का ढंग है वह विकृत हो जाता है और उससे अर्थ भी प्रभावित होता है। इसलिए उच्चारण तत्वों का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। अगला पॉइंट है शारीरिक विकार ध्वनि यंत्र संबंधी। ध्वनि यंत्र से तात्पर्य है वह उच्चारण स्थान जिन जगह हैं उसे अनेक ध्वनियों का उच्चारण होता है या अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। तो शारीरिक विकार, जैसे मान लीजिए किसी की जिह्वा में विकार है तो वह हकला करके एवं तोतला करके बोलेगा, या मुख के अन्य किसी भाग में, तालु में कहीं भी दिक्कत है तो उच्चारण सही नहीं हो सकता। ये अशुद्ध उच्चारण का कारण है। तो शारीरिक विकार से उच्चारण अशुद्ध हो जाते हैं। अगला पॉइंट है परिवार में शुद्ध उच्चारण पर ध्यान न देना। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जिन बच्चों के माता पिता अशिक्षित होते हैं, उन्हें ध्वनियों एवं ध्वनि तत्वों का ज्ञान नहीं होता है, जिस कारण से वो अशुद्ध बोलते रहते हैं और बच्चे भी अनुकरण जब कर रहे होते हैं तो वो भी अशुद्ध बोलना शुरू कर देते हैं। इसलिए इन कारणों पर एक शिक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के परिवार में बोलचाल का वातावरण कैसा है। अगला पॉइंट है बलाघात से अपरिचित होना। बलाघात का तात्पर्य समझ लेना चाहिए पहले किसे कहते हैं। यहाँ पर बल आघात यानी किस वर्ण पर हमें कितना बल लगाना है और किस वर्ण पर कितना कम बल लगाना है, इस बात की जानकारी होना चाहिए। और यही नियम शब्दों पर भी लागू होता है। जैसे कि ये कहा जाए कि राम कानपुर जाता है, तो यहाँ पर उत्तर में जब प्रश्न किया जाएगा कि राम कहाँ जाता है तो उत्तर मिलेगा कानपुर। तो जो कानपुर शब्द है उसमें ज़्यादा बल दिया जा रहा है। तो बलाघात चाहे वर्ण का हो या शब्दों का हो, उसकी अच्छे से जानकारी होना चाहिए कि किस जगह बलाघात लगना है, अन्यथा उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। अगला है पॉइंट गति एवं विराम चिन्हों का सही ज्ञान न होना। यानी गद्य पढ़ते समय कभी कभी ऐसा होता है कि किस जगह पर कितना रुकना है, कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पर लगा हुआ है, उसका ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उच्चारण अशुद्ध तो हो ही जाता है और अर्थ समझने में भी दिक्कत होती है। इसलिए गति एवं विराम चिन्हों का विशेष ध्यान होना चाहिए। अगला है मानसिक असंतुलन, भय एवं भावातिरेक होना। कभी कभी बच्चों का मानसिक असंतुलन जब खराब होता है और वो गद्य या पद्य पढ़ रहे होते हैं तो वो शब्दों एवं वर्णों पर सही ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनका उच्चारण गलत हो जाता है। भय यानी डर के कारण भी उच्चारण में अशुद्धि आ जाती है। भावातिरेक
भावातिरेक से तात्पर्य है भावों की अधिकता, यानी दुख या सुख। जब कोई व्यक्ति अधिक सुख का अनुभव कर रहा होता है और कुछ बोलता है तो वो सुख के कारण भी वर्णों एवं शब्दों में गलतियां कर देता है। अगला है स्वरागम। तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो आधे लिखे जाते हैं, उनका बोलने और लिखने में अंतर हो जाता है। जैसे स्नान शब्द है और काफ़ी लोग इसका उच्चारण जो करते हैं स्नान करते हैं, तो ई का अनावश्यक आगम हो गया है। इसी तरह स्टेशन, इसमें भी इस स्टेशन ऐसा जब उच्चारण किया जाता है तो ये गलत उच्चारण होता है। तो स्वरागम के कारण भी उच्चारण गलत हो जाया करता है। अगला पॉइंट है समान ध्वनि वर्ण भ्रम, यानी इसको हमने ध्वनि तत्वों का ज्ञान न होना में बताया था कि जब जो तीनों शाह हैं तालव्य, दंत और मूर्धा, इनको सही रूप में लिखना नहीं आता है तो उच्चारण भी गलत होता है और लेखन भी गलत होता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है शासन। तो शासन शब्द में पहला वर्ण तालव्य है और दूसरा दंत्य है। यदि पहला वर्ण इस शब्द का दंत्य कर दिया जाता तो वर्तनी गलत हो जाती और यह शुद्ध हो जाता। यही नियम व और बा में है। जैसे वकील है तो बहुत सारे लोग वकील भी बोलते हैं, जो उच्चारण के दृष्टि से अशुद्ध है। री यानी ऋषि वाला री और री रा में छोटी की मात्रा, इसमें भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। यानी ऋतु, इसका ये शुद्ध रूप लिखा हुआ है, लेकिन जब रा में छोटी ई की मात्रा लगा के ऋतु लिखेंगे तो वो अशुद्ध लेखन है। और रा और री में भी अंतर, जैसे कि गृह का अर्थ होता है घर, और इसमें जब रा लग जाता है ग्रह तो उसका अर्थ बदल जाता है और वह नक्षत्र हो जाता है। अगला पॉइंट है अशुद्ध वर्ण विपर्य। विपर्य का तात्पर्य है वर्णों को उल्टा रख देना, यानी शब्दों में वर्णों को उल्टा रख देना। ऐसा भावातिरेक के भी कारण होता है और जो भौगोलिक वातावरण होता है या क्षेत्रीय वातावरण होता है, जहाँ पर ज़्यादातर शब्दों को सही जगह पर नहीं बोला जाता है तो उससे उच्चारण अशुद्ध हो जाता है। जैसे यहाँ पर है मतलब, ये शुद्ध है लेकिन भावातिरेक या जल्दीबाजी के कारण बहुत सारे लोग मतबल बोल देते हैं। और लखनऊ, नखलऊ और अमरूद, अरमूद, तो ये सब वर्ण विपर्य के कारण अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको शिक्षकों को ध्यान देना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र ऐसी गलतियाँ ना करें। तो धन्यवाद, आज यहीं तक। इसके बाद फिर इसी टॉपिक से संबंधित चर्चा करेंगे। नमस्कार।